अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहां ज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहां ज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल का चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि बीएससी मैकेनिक्स से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी बात पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास का कंप्लीट कंसेप्ट जो है हम लेंगे इसमें। देखें, सेंटर ऑफ मास जो है वो कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है जिस पे बॉडी का पूरा जो मास है वो जो है वो कंसंट्रेटेड हो। द पॉइंट at which whole mass of body is considered, ठीक है, considered to be concentrated। इसको कहते हैं जी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये किसी सिस्टम का भी हो सकता है, टू बॉडीज के लिए भी हो सकता है, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं दो ऑब्जेक्ट का जो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, दो ऑब्जेक्ट का जो सिस्टम है उसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या हो। तो इसको आपने तवज्जो से समझना है। ठीक है जी, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको एक ओरिजिन फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, अब वो अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालने का कहें एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसने मूव करना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, तो आप ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिहाज से उसका जो है सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। मतलब एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास, वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास और जेड एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर वो सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करें तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे निकालेंगे। जैसे मिसाल ले लेते हैं कि फर्ज कर लिए ये एक बॉडी है जिसका मास जो है वो m1 है। दूसरी बॉडी जो है फर्ज कर लें वो ये है, इसका मास क्या है जी, m2 कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक ओरिजिन फिक्स कर देंगे। फर्ज कर लें कि ये वो ओरिजिन है। ओरिजिन आर्बिट्रेरी होता है, बाज़ औक़ात हम एक ऑब्जेक्ट को भी आर्बिट्रेरी जो उसका ओरिजिन है, मतलब बॉडी 1 को भी फिक्स कर सकते हैं। तो फिर इसके लिहाज से मेजरमेंट ले सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला बताना चाह रहा हूँ कि कैसे निकाला है। तो फार्मूले के लिहाज से हम ये ओरिजिन फिक्स कर रहे हैं जो आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे जी इसका जो डिस्टेंस है m1 से कितना है। m1 से इस ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो है, फर्ज कर लें जी x1, और m2 से जो इसका डिस्टेंस है वो हमने फर्ज कर लिया जी क्या है जी, x2 है। ठीक है, और कंसिडर कर लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहीं दरमियान में कहीं पे है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी, ये ज़रूरी नहीं है सेंटर पे, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि कहीं पे भी हो सकता है। फर्ज कर लें वो सेंटर ऑफ मास जो है वो इसका वो यहाँ पे है। तो इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो है हमें कौन सी क्वांटिटी देगी, वो हमें देगी ये एक्स सी एम, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूवमेंट है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही पड़े हुए हैं। ठीक है, अब एक्स सी एम हमने निकालना है कि कितना होगा इन दोनों के लिए। तो उसके लिए जो है फार्मूला आपके सामने वो ये होता है कि एक्स सी एम यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। तो इस तरीके से आप XCM निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगर x एक्सिस के अलॉन्ग ही हो तो फिर आप XCM निकालेंगे, अदरवाइज क्या होता है वो YCM भी हो सकता है। ठीक है, अगर y एक्सिस के अलॉन्ग हो तो। ठीक है, जो कि आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल में इस तरीके से करेंगे। तो जब वो आपको कहें कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आप XCM के क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव ले लेंगे, dXCM ओवर dt। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी क्या जी, VCM सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो जब आप सेंटर ऑफ मास की जो है वो वेलोसिटी निकालेंगे तो वो आ जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2
ओवर m1 प्लस m2। अब बात यह है कि आपने सिर्फ x1 का डेरिवेटिव लेना था ना, m वगैरह तो सारा चीज़ कांस्टेंट थी, तो उसके लिहाज से v1 और v2 आ गया। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। तो एक्सेलरेशन क्या होगा जी, आप vcm का डेरिवेटिव ले लें, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ले लें। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास आ जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 ओवर m1 प्लस m2। आपने एक्सेलरेशन देखना है जी, बॉडी 1 का, बॉडी 2 का ओरिजिन के लिहाज से, और फिर m1 प्लस m2 कर देना। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये जो m1 a1 है, ये वो फोर्स है जो बॉडी 1 बॉडी 2 के ऊपर लगा रही है, तो इसको आप कह देंगे जी F12। और F21 वो फोर्स है जो बॉडी 2 जो है वो बॉडी 1 पे लगा रही है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रुका हुआ है, यानी F12 जितनी फोर्स है उतनी ही F21 है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो उसके नतीजे में क्या होगा, F12 माइनस F21, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, आपका सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो, क्योंकि फोर्स नहीं लग रही, नेट फोर्स क्या है जी, जीरो है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर ली जाए तो फिर हम कैसे लेंगे, इसको समझ लें। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम क्या करेंगे, फर्ज कर लें काफ़ी सारे बॉडीज़ हैं, उनके मासेज हैं। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं वो डिफरेंट मास के बॉडीज़ हैं। तो अगर ये ओरिजिन है, इसको हमने ओरिजिन फिक्स कर लिया। ठीक है, तो कंसीडर कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। पहला ये है, m1 कह दें इसको। ठीक है, दूसरा जो है वो ये है, m2 कह दें। तीसरा ये है, इसको m3 कह दें। और चौथा ये है m4, और काफ़ी सारे हैं इस तरीके से, सो ऑन एटसेट्रा कह दें। ठीक है, तो इनके डिस्टेंसेस ले लें आप, पहले इनको आपस में मिला दें, क्योंकि एक सिस्टम के तौर पे एक्ट कर रहे हैं ना आप। तो इनके डिस्टेंसेस ले लें ओरिजिन से। पहले वाले बॉडी का ओरिजिन से फर्ज कर लें जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, x1 है। दूसरे वाले बॉडी का क्या है जी, x2 है। तीसरे वाले का क्या है, तीसरे वाले का फर्ज कर लेते हैं कि x3 है। और चौथे वाले का कहते हैं इसी तरह सोन, सबके डिस्टेंसेस होंगे अलग-अलग, x4 है। ठीक है, तो अब अगर आपने निकालना हो ये पूरे सिस्टम का, ठीक है, काफ़ी सारे मासेज हैं इसमें, n मासेज हैं फर्ज कर ले, तो n मासेज का आप ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेंगे। और इस पूरे सिस्टम का अगर आपने निकालना हो जी सेंटर ऑफ मास, तो कैसे निकालेंगे, xcm इज इक्वल टू 1/m। ये m, कैपिटल M जो है ना, ये है m1 प्लस m2 प्लस m3 तमाम मासेस का सम इनटू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन प्लस mn xn। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो कैपिटल M है, सम ऑफ ऑल मासेस।
है। ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन ले लेते होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सबको सम अप करना है, और सम अप करने के लिए आप क्या लेते हैं जी, इंटीग्रेशन लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इस पे आप समीशन अप्लाई करें, एक्स सी एम, ठीक है, पूरे बॉडी का 1/m एज इट इज आ गया। समीशन ले लेना है इस क्वांटिटी पे, m1 x1 m2 x2 m3 x3। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है जी, 1 से लेके n तक है। तो एक वेरिएबल बताएं जी, आई शुरू हो रहा है 1 से लेके n तक, और किस किस क्वांटिटी पे आई लग रहा है, m पे और x पे। अब इसका आपने इंटीग्रेशन लेना है, और जब आप इंटीग्रेशन लेंगे एक्स सी एम इज इक्वल टू 1/m जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे जी, लिमिट लगाएंगे पहले, या आप लिमिट ना लगाएं, आप सिंपली जो है वो 0 से स्टार्ट कर लें इसको, या अगर स्टेप वाइज चलना है तो आप लिमिट लगा सकते हैं। डेल्टा एम अप्रोचेस टू 0। ठीक है जी, i इज इक्वल टू 1 to n एम आई एक्स आई। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, मतलब डेल्टा एम अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और चेंज इन मास जो है वो बहुत ही कम हो, और i इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ है जी, n तक है, एम आई एक्स आई पे चीज़ अप्लाई हो रही है। अब इसको आप क्या कह सकते हैं, ये जो पूरी चीज़ है लिमिट, और ये वाली पूरी चीज़, इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास इंटीग्रेशन है किसकी जी, 0 से लेके m तक। ठीक है, जितना भी होल मास है कैपिटल M है ऊपर, और x dm। तो अगर ये जो है आपका सिर्फ x एक्सिस के ऊपर जो है वो सेंटर ऑफ मास है, तो y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास कैसे होगा, ycm इज इक्वल टू 1/m 0 से m तक ydm। इसी तरीके से अगर z एक्सिस के अलॉन्ग देख लें तो वो क्या होगा जी, zcm इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन 0 से m तक zdm। ठीक है, तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में आप कुछ इस तरीके से लेते हैं जैसे ये है। ठीक है, यहाँ पे दो मासेज हैं, एक m1 है एक m2 है, और इन दोनों का अगर आपने सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप क्या करते हैं, ओरिजिन से पहले m1 का डिस्टेंस, फिर m2 का डिस्टेंस, ये होगा r1, ये होगा r2, इसमें x एक्सिस भी होगा y एक्सिस भी होगा। ठीक है, और फिर आपके पास जो है ये निकल आएगा इनके दरमियान कहीं पे जो इनका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी, RCM ओरिजिन के लिहाज से। अब x एक्सिस और y एक्सिस कैसे लेंगे आप देखें, m2 का जो x एक्सिस है वो ये वाला है ना, और m2 का जो y एक्सिस है वो ये वाला है, और m1 का जो x एक्सिस है वो कौन सा है, ये वाला है, और m1 का जो y एक्सिस है वो ये वाला है। तो ऐसे करके आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जी, आपको ये जो RCM है इसकी भी पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, यानी RCM का जो XCM होगा वो ये होगा, और इसका जो Y कंपोनेंट होगा वो कुछ ये होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती हैं। अगर आप 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में भी देख रहे होते हो तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप जो है वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे जी, VCM इज इक्वल टू DRCM, ठीक है, डिवाइडेड बाय DT। ठीक है जी, ये हमने x, y और z की फॉर्म में लिखा था ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, D बल्कि यहाँ पे आ जाएगा
आर सी एम इज इक्वल टू 1/m 0 to m, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर डी एम, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो जाएगी एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों में। तीनों के लिए आर एक ही वेक्टर हम इस्तेमाल कर देंगे जिसमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। तो फिर इसकी आप क्या करेंगे, अगर जो है वो डेरिवेशन कर दें तो आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी जो कि बराबर होगी 1/m, ठीक है जी। और समीशन, हाँ जी, एम आई वी आई, ठीक है जी। जबकि आई जो है वो 1 से लेके n तक। इसी तरीके से अगर आपने क्या निकालना हो जी, एक्सेलरेशन निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, वी सी एम का डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि बराबर आ जाएगा किसके जी, 1/m, आई इज इक्वल टू 1 to n और एम आई ए आई, ठीक है जी। तो यहाँ से आप जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को देखें तो एम ए सी एम, यानी ये जो कैपिटल एम है ये इधर आ गया और ये किसके बराबर आ गया, समीशन एफ आई, ठीक है। तो हम जो भी ये जो एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला लिखते हैं, इसमें जो हम एक्सेलरेशन ले रहे होते हैं, ये एक्सेलरेशन बेसिकली सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। ओरिजिन आपने एक जो है वो रेफरेंस लाइन कंसिडर करनी है, उसके लिए यहाँ से सबके डिस्टेंसेस लेने हैं और फिर फार्मूला लगाना है। ये तो मैंने आपको बता दिया जनरल फार्मूला, इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है किसी भी सिस्टम का आप निकाल सकते हैं इजीली सेंटर ऑफ मास। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जिन ऑब्जेक्ट्स में आप इजीली बता सकते हैं उसका सेंटर ऑफ मास क्या है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ बात करते हैं यूनिफॉर्म सॉलिड रॉड की। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म रॉड, लफ्ज़ आ गया यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है कि इस रॉड में जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो फर्ज कर लिया जी ये रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है वो उन्होंने दी हुई है जी, कितनी है, रॉड की लेंथ जो है वो L है। लेकिन ये क्या है, रॉड यूनिफॉर्म है, इसमें जो रॉड में जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो तो जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के सेंटर में होगा, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो मिसाल के तौर पे ये हमने रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया, तो इससे कहाँ तक जी, सेंटर तक कितना जो है डिस्टेंस होगा, L/2। तो L/2 पे आपका क्या होगा जी, सेंटर ऑफ मास होगा, XCM होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, हाफ पे। और यहाँ पे हम फिर उसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं कि आपका जो XCM यहाँ पे होगा वो बराबर होगा हाफ ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर की। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर होता है जो अंदर से खाली होता है, एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर होता है जो अंदर से फिल्ड होता है। तो सॉलिड सिलेंडर हम क्या करेंगे जी, बना लेंगे, यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। फर्ज कर लें ये जो है वो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो लफ्ज़ जब उसने यूज़ कर दिया यूनिफॉर्म का, जब उसने खुद कह दिया कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये क्या है जी, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इसका सेंटर कौन सा है जी,
एक्स वाई और जेड एक्सिस बना रहा हूँ इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और यहाँ से लाइन जो है वो इस तरीके से पास कर रही है, इसके अंदर से यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर के। तो इसके सेंटर में क्या होगा जी, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो ये आपने बता देना, इसके जो है ना सेंटर में इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास होगा, ये आपने याद रखना है। यानी अगर इसको आप क्लियर व्यू में देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं, ताकि आपको सिलेंड्रिकल शेप का पता चल जाए। ये देखें जी, ठीक है। और इसके साथ जो है तो बेसिकली यही होता है ना सिलेंडर। तो अगर इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो L है, ठीक है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में जो है क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा जी, इसका भी एक्स सी एम इज इक्वल टू हाफ L पे होगा, क्योंकि इसमें जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो पहले बता दिया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म हेमिस्फेयर। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फेयर, ठीक है। तो हेमिस्फेयर में क्या होगा वो ज़रा देख लें। लेकिन चूंकि बात इन्होंने कर दी है ना, देखें सॉलिड यूनिफॉर्म की, तो ज़रा देख लेते हैं अभी। तो ये आपको आपके सामने जो है वो शो हो रहा है एक यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फेयर, जिसमें जो इसका मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका जो आपके सामने होगा सेंटर ऑफ मास, वो तकरीबन यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये जो पोजीशन होगी ये तकरीबन किसके बराबर होगी जी, 3/8 आर के, ठीक है। तो इसका जो होगा, कह लें कि सेंटर ऑफ मास, पहली बात तो ये है कि चूंकि ये 3 डायमेंशन में आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो आप सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं ये इसके जेड एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। तो जेड सी एम इसका क्या होगा जी, 3/8 इंटू आर, ठीक है। एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं रॉकेट को, जिसमें रॉकेट इक्वेशन पढ़ेंगे और इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होती है वो पढ़ेंगे। तो बात कर रहे हैं रॉकेट की। रॉकेट को आप तफसीलन पढ़ चुके हैं एफएससी में, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि इसमें जो है वो फ्यूल होता है, ठीक है, लिक्विड फ्यूल होता है, लिक्विड हाइड्रोजन हो सकती है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज़र यानी ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि कंबशन में या आग के जलने में, गैस के जलने में हमें क्या देता है, मदद देता है। इसलिए ये स्पेस में भी वर्क कर सकता है, क्योंकि इसकी अपनी ऑक्सीजन होती है जो फ्यूल को बर्न करने में मदद देती है। यहाँ पे पंप होता है, ठीक है, जो आपकी ऑक्सीजन को और फ्यूल को खींचता है, यहाँ पे मिक्स करता है और कंबस्टन चैम्बर में गैसेस बर्न होती हैं। तो अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि रॉकेट का जो मास है वो m हो, ठीक है, इसका मोमेंटम जो है वो p हो और इसकी वेलोसिटी जो है v हो, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ जब ये नीचे की तरफ गैसेस इजेक्ट करे, तो गैसेस के लिए क्या हो, गैसेस की जो वेलोसिटी है, या पहले कह लें उसका जो मास है वो m0 हो, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो v0 हो। तो ये जो गैसेस नीचे की तरफ निकल रही हैं और इसकी वजह से, क्योंकि गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं तो इसकी वजह से उसको एक अपथ्रस्ट फोर्स मिलती है ऊपर की तरफ,
ठीक है। थ्रस्ट होता है ऊपर की तरफ जो इसे मिलता है वो किस वजह से मिलता है, क्योंकि गैसेस जो हैं वो इजेक्ट होती है नीचे की तरफ हाई स्पीड से, गैसेस इजेक्ट होती हैं, तो थ्रस्ट ऊपर की तरफ मिलता है और ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो इसकी किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो एक ख़ास फार्मूले से जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा फार्मूला होगा जिससे हम इसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, ये मैंने टर्म्स आपको बता दी हैं। ये रॉकेट का है, ये गैसेस के लिए है। तो वो होगा जी v इज इक्वल टू, पहले मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसकी रॉकेट की। तो ये जो है बराबर होगा v इज इक्वल टू माइनस जी टी माइनस वी नॉट लॉग नेचुरल लॉग m ओवर m नॉट। ठीक है, अगर आपको रॉकेट का मास पता है, जो गैसेस नीचे निकल रही हैं उनका मास पता है, गैसेस की वेलोसिटी पता है, वो टाइम पता है जिस टाइम पे आप वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, तो आप गैसेस की, आप रॉकेट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं ये इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं किसकी जी, कि किसी भी टाइम पे मास ऑफ रॉकेट जो है वो कितना रह जाएगा, क्योंकि उसका मास जो है वो इजेक्ट होता जाता है ना, क्योंकि मोस्टली जो उसका मास होता है वो उसके फ्यूल पर मुश्तमिल होता है एट एनी टाइम। एट एनी टाइम मास ऑफ द रॉकेट। तो मास ऑफ द रॉकेट आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पे, उसका फार्मूला क्या है जी, m इज इक्वल टू एम नॉट ई रेज टू पावर माइनस वी ओवर वी नॉट। तो ये है मास ऑफ रॉकेट जो किसी भी टाइम पे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको दोनों की रॉकेट की वेलोसिटी और उसके नीचे जो गैसेस निकल रही हैं उसकी वेलोसिटी पता है, और उन गैसेस का जो मास है जो नीचे की तरफ इजेक्ट हो रहा है फ्यूल का, तो वो अगर आपको पता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप रॉकेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। तो ये हमारा जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का चैप्टर था। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।